जवाब दें, मुख्यमंत्री जवाब दे। आज आज तक न तो गृह मंत्री का कोई जवाब आया है, न मुख्यमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि सत्ता की विधायक, वो भी महिला, और उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो गया। सरकार का कोई नुमाइंदा बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठे हैं, सत्ता के विधायक चुपचाप बैठे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। मनोज सिंह जी हमारे साथ में हैं, बीएसपी विधायक। मनोज जी, आपने पहले दिन इस मामले को उठाया था, चंद्रकांता मेघवाल वाले मामले को, जिसमें कि उनके साथ मारपीट की गई। अगर उनके पति ने कोई जुर्म किया तो उन्हें सजा मिले, उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों, एक संरक्षण की भी आपने बात कही। लेकिन यहाँ एक सवाल दूसरा है, हमें जो लगता है वहां पे जो चर्चाएं हैं, इसे एक राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। देखिए, ये बात रही हमारे माननीय सदस्य की, चंद्रकांता मेघवाल के साथ जो मारपीट हुई, सबसे बड़ी बात तो हमारे उस संवैधानिक व्यवस्था की, उस लोकतंत्र व्यवस्था की धज्जियां इस भारतीय जनता पार्टी के राज में उड़ी। उसमें भी जातिगत रंग की अगर बात करें तो मैं कहता हूं माननीय सभी 200 सदस्यों को कि ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। अगर आज उसके साथ ऐसा हुआ है, कल हमारे साथ होगा, अगर मंत्री के साथ भी हो जाएगा तो भी वही राजकार्य बाधा का मुकदमा और बदतमीजी की बात होगी। अगर सीएम के साथ भी ऐसा हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए इस बात को राजनीतिक मुद्दा न मानते हुए एक सदस्य के साथ लोकतंत्र की, मैं तो मानता हूं, एक हत्या हो गई, और उसको रोकने के लिए हमें सभी सदस्यों को बड़ी गंभीरता से विचार करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कानून की एक तरफ पुलिस बात करती है, कानून की कहती है कि कानून को हाथ में मत लो, दूसरी तरफ अगर उसके पति ने थप्पड़ मारा तो कानून था उनके पास, वो कानून के रक्षक हैं, मुकदमा दर्ज करते, उसको गिरफ्तार करते। मारपीट करने की कोई नौबत कहां हुई। उनको आधे घंटे तक के बंद कमरे में मारपीट की गई, 25 कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। इसका मतलब यह हो गया कि पुलिस जो चाहे वो अंग्रेजों का राज, जिस तरीके से 1860 में हमारी आईपीसी बनी हुई है, उस अनुसार उनको एक संरक्षण मिल गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को भी, कि आप इसे गंभीरता से लें, दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए, अगर दोषी है तो उनको बर्खास्त किया जाए, घर भेज दिया जाए। नहीं तो फिर इस तरीके से लोकतंत्र में कौन कहेगा। आम जनता की बात है, एक जनप्रतिनिधि कहने जाए और उसके साथ भी ऐसा हो जाएगा तो इस ब्यूरोक्रेसी को रोकने का संसाधन क्या है हमारे पास, कोई संसाधन नहीं बचा। इसलिए सरकार, और मैं उस कटारिया साहब की गृह मंत्री महोदय के स्टेटमेंट का भी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि उसको अगर वो दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो उस एसएचओ को उसी थाने में लगा देने। अरे तो आप तनाव पैदा करना चाहते हो क्या, चाहे टकराव की स्थिति होगी एक जनप्रतिनिधि और एक प्रशासनिक अधिकारी के बीच, अगर वो दोषी निर्दोष है, ये कहिए कि हम तनाव पैदा नहीं करना चाहते, वहां हम शांति पैदा करना चाहते हैं, इसलिए जहां भी उसकी जरूरत होगी लगा दिया जाएगा, उस थाने में नहीं लगाया जाएगा। चलिए, मैं आऊंगा आप लोगों के पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे।
विधानसभा में यही हो रहा है अभी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा में मंगलवार का दिन कैसा रहा, चर्चाएं कैसी रही, उसको लेकर के। एक बार फिर मैं मनोज जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं जो सवाल ये कर रहा था कि राजनीतिक रंग तो इसे दिया ही जा रहा है, सवाल ये है कि इसे जातिगत रंग भी दिया जा रहा है। सीआई के समर्थन में जाट समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मेघवाल समाज के लोग विधायक के समर्थन में कर रहे हैं। क्या विधायक एक जाति की होती है और क्या सीआई किसी कास्ट विशेष का होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आज यही देख रहा था कि सबसे गंभीर विषय इस देश का, इस राजस्थान प्रदेश का हो गया है कि हर चीज को जाति से जोड़ के देखा जा रहा है और जाति से जोड़कर अपराध करने वाला का भी ऊपर संरक्षण करें। अगर पीड़ित व्यक्ति है तो उसका संरक्षण करें, ठीक बात है, जाति के नाम से करें, धर्म के नाम से बोलते, लेकिन जो लोग अपराधी प्रवृत्ति में और तानाशाही रूप में करें वहां जातिगत नहीं है। हम तो यहाँ इस जातिगत का नहीं, सदन की सदस्य होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लोकतंत्र व्यवस्था के खिलाफ का तंत्र हुआ, इसलिए इस बात का गंभीरता से विचार करने की सरकार को जरूरत है। और जातिगत रंग देने की जहां तक बात है, आजकल सारे तंत्र को मैनेज किया जाने लग गया। अब सीआई मैनेज कर रहा है अपनी जाति के लोगों को, कभी मुझे बचाइए, मेरे पक्ष में बोलिए, लेकिन वो कोई जाति के हित की जहां बात आती है तो कोई करता थोड़ी, कोई नहीं करता। लेकिन ये जहां जिस स्थान पर कोई बैठा है वो अपनी जाति का इस तरीके का संरक्षण लेना चाहता है। लेकिन ये एक गंभीर विषय, इसलिए जाति विशेष का अगर कोई मुद्दा लेके चल रहा है तो गंभीर बात है, नहीं लेके चलना चाहिए। लेकिन एक सदस्य के साथ ऐसा हुआ है, अपराध अगर सदस्य ने किया तो मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हो जाएगा, अगर सीआई ने अपराध किया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। हम बात यह है कि मूल रूप से कानून को हाथ में लिया गया, जिस तरीके से जो संरक्षक है वर्दी के नाम से पूरे दिन सलाह देते हैं लोगों को कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, आपके साथ अपराध हुआ, मुकदमा दर्ज कराइए, हम करेंगे कार्रवाई, और वही लोग खुलेआम एक जनप्रतिनिधि साथ ही अगर कानून हाथ में ले लिया तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है इस लोकतंत्र में। रमेश जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार आपकी भी रही, वर्तमान सरकार में, चाहे क्वेश्चन आवर हो, चाहे स्थगन प्रस्ताव हो, कुछ भी हो, जब किसी सत्ता पक्ष के सदस्य को बोलने का अवसर मिलता है तो सबसे पहले तो पूर्ववर्ती सरकार को आईना दिखाया जाता है। आपके वक्त भी यही था कि हंगामा इतनी बार हुआ पूर्ववर्ती सरकार के मामलों को लेकर के हुआ। आपको नहीं लगता है कि टू द पॉइंट बात की जानी चाहिए सदस्य को भी कि मेरी ये डिमांड है, अगर मांग है किसी की सड़क की तो पूर्ववर्ती सरकार को कोसते हुए सड़क पे आएंगे जब तक टाइम हो जाता है। तो मुद्दा जो है उस पे वस्तु स्थिति के साथ में क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? हर विधायक के साथ ये क्या मजबूरी है कि जब सरकार में सत्ता पक्ष में हम होते हैं तो उस वक्त पूर्ववर्ती सरकार को कोसते हुए अपनी बात शुरू करेंगे? ये यूं कह लें कि राजनीतिक थोड़ी गिरावट आई है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और पूर्ववर्ती सरकार ने अगर कोई काम किया है तो उसको परिणाम मिल चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी को 3 साल हो गए राज में, अभी भी ये पूर्ववर्ती सरकार की बात करे तो ये बेईमानी है, क्योंकि हम लोगों ने काम किए, जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया तो आज हम विपक्ष में बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया है तो एक राजस्थान का जिन्होंने जो जनता से वायदे किए, जो समग्र विकास की बात कही और सभी समाजों को साथ लेकर चलने की बात कही, तो इनको काम करना चाहिए। और जिस प्रकार आज राजस्थान में भय का वातावरण बना हुआ है, विकास तो बहुत पीछे रह गया। इस प्रदेश को चाहे बिजली का तंत्र हो, चाहे अन्य विभाग हो, इनको पीपी मॉडल पर निजीकरण के रूप में इस तंत्र को और इस प्रदेश को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जनता की जिम्मेदारी सभी जनता की बनती है, इस सदन में बैठने वाले विधायकों की भी बनती है, और जो मीडिया है आप लोगों को भी इन मुद्दों को उठाने की आपको भी जरूरत है, आपको साथ देने की जरूरत है। जहां पर भी यदि सरकार गलती करती है तो उन पर लगाम लगाने का प्रयास हम सभी का है। रामलाल जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मैं बहुत ही बारीकी से 2 दिन से विधानसभा की कार्रवाई जब देख रहा था, मैंने एक बात सबसे ज्यादा नोट किया, अभी की नहीं है ये, पिछले सालों से भी अशोक गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे तब भी हाउस की कार्रवाई जब चलती थी तो किसी भी मुद्दे की शुरुआत यहीं से होती थी, या डिबेट हो, कोई भी आप अभिभाषण या बजट पे डिबेट कर रहे हो और शुरुआत पिछली सरकार के कार्यकाल से कर रहे हो, मुझे लगता है कि वो रिलेवेंट नहीं है। वो बात अतीत में चली गई। अगर किसी ने ठीक काम किया है तो उसे पुरस्कार मिला, अगर गलत किया है तो उसे दंडित करके जनता ने आईना दिखा के बाहर कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको जो टाइम मिलता है उसमें ज्यादातर वक्त इसी बात को लेकर के होता है कि हमारे सरकार के वक्त 2700 किलोमीटर बनी, उस वक्त इतनी बनी थी। विद्यार्थी मित्रों की जब मैं बात देख रहा था, बहुत ही गंभीर विषय था, उसको लेकर के भी 2-2 मंत्रियों ने बयान दिए, लेकिन बयान वहीं से दिए कि पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा किया था।
देखिए योगेंद्र जी, जब तक किसी भी कार्य की अगर समीक्षा करके अगर बात नहीं रखेंगे तो वो सब चीजें आएगी नहीं कि भाई किस सरकार किसके प्रति कितनी संवेदनशील थी। और वर्तमान के अंदर यदि मैं बात करूं योगेंद्र जी, कल भी मैंने एक बात सदन के अंदर कही थी, सरकार विधायक हम हैं, सरकार के अंग हम हैं, लेकिन उससे पहले हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति सरकार की योजनाएं जो कल्याणकारी है उनको उनके घरों तक पहुंचाने की है। अब हम उस काम में तो लग नहीं रहे और दूसरे कामों की ओर हमारा ध्यान डाइवर्ट करके हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा सरकार की एक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मैं ये नहीं कहता कि पूर्ववर्ती सरकार ने सारे काम खराब किए थे, उन्होंने भी प्रयास किए कि बेहतरीन योजनाएं दे, जनता कितनी एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, लेकिन वर्तमान सरकार के अंदर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, योगेंद्र जी मैं वास्तविकता बात बता रहा हूं कि चीथवाड़ी के अंदर कल मैंने एक कोट किया था, चीथवाड़ी के अंदर जब मैं सांत्वना देने के लिए परिवार में गया तो विनोद स्वामी जो लड़का था वो कहता है साहब मेरे पिताजी को तो नहीं बच पाए, लेकिन 2.5 लाख रुपए का खर्चा हॉस्पिटल का था, लेकिन भामाशाह कार्ड होने की वजह से मेरा 1 रुपए जेब से नहीं लगा। जयपुर जिले के अंदर 1 अरब 30 करोड़ 25 लाख रुपए का बीमा होना, जिनमें से 98 करोड़ रुपए हॉस्पिटलों को ट्रांसफर भी कर दिए उन्होंने जिन मरीजों का इलाज हुआ है। ये ऐसी बेहतरीन योजनाएं हैं। अब निर्माण श्रमिक के अंदर मजदूर का जो पंजीयन की योजना है, हमें ये चाहिए कि इन बातों के साथ साथ हमारे को सरकार की योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, जिनके लिए हम बने, जो हमारा मतदाता है, जो हमें उम्मीद के आस के ऊपर या अपने मन के अभिव्यक्ति के आधार पर मत देकर इस सदन के अंदर भेजता है, हमको उनके प्रति भी जिम्मेदार रहते हुए सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अब आपने कहा कि साहब शुरुआत आप वहां से कर दो कि पूर्ववर्ती सरकार ने ये क्या नहीं किया, ये इस बात के लिए समझाने के लिए कि हम जनता के प्रति कितने संवेदनशील है और उस योजना को हमने कहां तक ले जाने का काम किया। जब पूर्ववर्ती सरकार थी तब भी इन्होंने कहा कि 2003 से लेकर 2008 तक से शुरू करते थे, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। बात इतनी है कि ये वास्तविकता जाननी चाहिए कि किस सरकार जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है, उन मुद्दों को उन योजनाओं को कहां तक पहुंचाने में कारगर है। चलिए मनोज जी बताएंगे इस बात को लेकर। मनोज जी, रमेश जी ने कहा कि वास्तव में गिरावट है ये और इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा ये मानना है कि गिरावट हर स्तंभ में, हर पक्ष में, सभी जगह जारी है, लेकिन कहीं तो रोकना होगा। ऐसे स्थितियां होंगी तो स्थितियां बहुत विकट और बेकार हो जाएंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लगातार सुनते हैं, सरकार, आप दोनों सरकारों का हिस्सा नहीं रहे हैं, क्या वास्तव में मुद्दे की बात की जानी चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकारों को ही कोसने का वक्त ज्यादा जाया करते रहेंगे? देखिए बात यह है, पूर्ववर्ती सरकार की जहां तक 3 साल से अधिक समय बीत चुका है, अब की बार अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती सरकार की अगर बात करें, ये कहें कि आपकी सरकार ने ऐसा किया, अब तो इनको ये बात बताने की जरूरत है कि हमने 3.25 साल में इस राजस्थान की प्रदेश की जनता के लिए ये काम किया है। क्योंकि देखिए मेरा सवाल इस नाते है कि मैं डिबेट भी सुन रहा था या कोई क्वेश्चन आवर में या स्थगन प्रस्ताव 295 या फिर पर्ची, जो सदस्य जिसे बोलने का मौका मिल रहा है वो केसाराम चौधरी साहब की बात है। वो भी कह रहे थे कि मेरे यहाँ सड़कों की स्थिति है, पूर्ववर्ती सरकार ने 1 इंच मेरे यहाँ सड़क नहीं बनाई और अब आभार व्यक्त करता हूं कि काम शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि बड़ी अटपटी सी बात लगती है। मैं यही बताना चाह रहा हूं, केसाराम जी ने अपने वक्तव्य में पूरी बात ये कही कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़क कहीं भी पैदल चलने लायक भी नहीं है और 3.25 साल का खुद का समय बीत गया, फिर भी अगर गहलोत का पूर्व मुख्यमंत्री का अगर नाम लेकर के कहें कि हालात जर्जर है, मैं तो कहता हूं 3.25 साल में तो आपकी स्थिति सुधर जानी चाहिए थी। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि गहलोत साहब ने इस प्रदेश में पूरा विकसित कर दिया होगा। अब प्रदेश की दयनीय जो स्थिति है, अब भारतीय जनता पार्टी के केसाराम जी ने जिस तरीके से कहा, मैं तो उनको भी मैंने कहा कि अब तो वसुंधरा जी का नाम लीजिए आप, कि वसुंधरा सरकार ने हमारे 3.25 साल में भी कुछ नहीं किया। लेकिन जनता ये चाहती है कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जन कल्याणकारी योजना जो जनता के बीच में जा रही है वो अच्छी तरीके से प्रचारित होकर जनता के अंतिम छोर तक पहुंच कैसे सकती है, हर सरकार की इस मॉनिटरिंग की भी बड़ी जरूरत है। ये कांग्रेस भी नहीं कर पाई रही है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर पा रही है। जनता के पास योजनाएं हैं, जानकारी नहीं है। अब जानकारी नहीं है तो उस अभाव में जनता को लाभान्वित कौन करे? हमारा अंतिम छोर पर रहने वाला ग्राम सेवक, पटवारी, वहां का सरपंच, उस लेवल तक इतना ज्यादा प्रचारित किया जाए कि जनता उसका लाभ ले प्राप्त कर सके। रमेश जी, आप जब जन टीवी से बात कर रहे थे तो उसके बाद किरण माहेश्वरी से हमारे सहयोगी ने बात की है और उनका साफ कहना है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, कि अगर मेरे पे कोई भी आरोप प्रूव होता है, 1 रुपए का भी अगर कोई साबित कर देगा तो मैं पद से इस्तीफा दे सकती हूं। ये तो कहने की बात है। यदि हमने कहा, मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार किरण माहेश्वरी जी ने कहा है कि यदि मेरे पर कोई आरोप है
तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगी। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस केस की जांच सीबीआई से करा लें तो पता लग जाएगा कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। क्योंकि हमें पता है जिस प्रकार उन्होंने किसी चीज के लिए हाँ कहा, पहले कहा कि भाई यूएसडी के घर पे मैंने फार्म हाउस पर पाइपलाइन नहीं डाली है, मुझे जानकारी नहीं है। बाद में इन्हीं के आदेशों से जनवरी में आदेश किए, इनके आदेश से ही पाइपलाइन डली। उसके बाद में इन्होंने पहले ब्लैक पेपर जारी किया एसपीएमएल के खिलाफ, फिर वही कंपनी इनकी चहेती क्यों हो गई। और जितने भी एसपीएमएल के जो काम चल रहे हैं उन पर 60 करोड़ की पेनल्टी लगाई इन्होंने, उसके बाद वो 18 करोड़ में क्यों परिवर्तित हो गई। जो काम है जहां पर मंत्री को नहीं जाना चाहिए वहां मंत्री एक 2 3 दौरे कर रहे हैं। दौरे के बाद में एसीबी चीफ इंजीनियर एडिशनल चीफ इंजीनियर को पकड़ती है और उस एसीबी की जांच में उनका जो ओएसडी है और पीएस का जो प्राइवेट सोनी था उसका नाम आता है। तो इन्होंने जो चाहे आपकी निवाई की पाइपलाइन की बात करें, चाहे नागौर की पाइपलाइन की बात करें, जितने भी वर्क चल रहे थे उनमें सब में आज जांच करवा ले। घटिया पाइपलाइन है, उनका जो ऊपर सीमेंट का जो गुनाइटिंग वर्क है वो घटिया है, सारे काम घटिया है। इन्होंने समय पे पेमेंट जो होना चाहिए उससे ज्यादा पेमेंट की है। तो इस तरह आपके इनके पंप की बात कर लें, केबल की बात कर लें, 100 रुपए की जो एलईडी है 1000 रुपए में दे रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है ये। रमेश जी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड भी की और एलईडी की जो बात आप आरोप लगा रहे हैं सत्य साबित हो रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो को भी ऐसी चीजें मिली हैं, लेकिन एसीबी जब इसकी जांच कर रही है तो कहीं तो भरोसा रखना होगा, क्योंकि सरकारों के साथ हमारा सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो पर आपको यकीन क्यों नहीं है? एसीबी जांच कर रही है, आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं। एसीबी वहीं तक अफसरों तक ही रह गई, क्योंकि एसीबी में जो अधिकारी जांच कर रहे थे एमएन दिनेश, उनको क्यों हटाया ये बता दें आप। तो कोई भी सरकार का नुमाइंदा बता दे या मंत्री बता दे, किरण माहेश्वरी जी बता दे कि एमएन दिनेश को क्यों हटा दिया भाई वहां से। जो काम कर रहा था कि भाई अफसरों से आगे मंत्री तक की गर्दन फंसने वाली है तो उसको हटा दिया गया। तो ट्रांसफर पोस्टिंग में आपको नहीं लगता है कि तो सिस्टम का पार्ट है? और एमएन दिनेश को अगर ऐसा कुछ क्लू लग रहा है या था उनके पास में, तो वो सिस्टम के साथ में उनके अपने एडिशनल डीजी थे उस वक्त के, उनको कुछ तो शेयर किया होगा। तो ऐसा क्या है कि दिनेश एमएन के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो एटीएस में थोड़ी चली गई है? एटीएस में नहीं चली गई, लेकिन कुछ अधिकारियों की मंशा, कुछ लोग ईमानदारी से काम करते हैं तो उनके पास जो भी क्लू था, जैसे एसीबी वाला जो कांड हुआ अशोक सिंघवी वाला, तो आज तक एसीबी उसका अशोक सिंघवी का जो मोबाइल का लॉक नहीं खोल पाई। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। आज एनआरएचएम में नीरज के पवन पकड़ा गया तो अच्छी ढंग से पैरवी सरकार करती तो उसकी जमानत नहीं होती है। इनको अभियोजन स्वीकृति लाने में देर की। तो इस तरह ही क्या है कि ये लोगों के फायदे, किसको फंसाना है किसको नहीं फंसाना है, ये सारे मुद्दे सरकार कर रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा सर आपके माध्यम से सरकार को कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है कि पाक साफ पार्टी है, अच्छे काम करती है, चरित्र वाली पार्टी है, पहले तो एक विधायक को जेल भिजवाती है, सजा करवाती है, फिर उसी विधायक की पत्नी को भाजपा में ज्वाइन कराती है। तो कैसी पार्टी है, कैसे चरित्र की पार्टी है, कैसी पाक साफ पार्टी है, बताएं आप। रामलाल जी, देखिए मैं योगेंद्र जी एक बात कहूंगा, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कोई भी एजेंसी करे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तथ्यों के आधार पर चलती है, प्रमाण के आधार पर चलती है। कोई भी अधिकारी ट्रांसफर एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर ट्रांसफर किसी अधिकारी का होकर दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है तो वो उस दस्तावेजों को या उन तथ्यों को साथ लेकर नहीं जाता, वो उस पत्रावली के अंदर संलग्न रहते हैं और इन्वेस्टिगेशन उसी के आधार पर चलती है। मैं इतना माननीय सदस्य से जरूर कहना चाहूंगा कि आपको कहीं न कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। अगर किसी दूसरी एजेंसी से जांच होती तो फिर आप करोगे कि साहब सरकार है प्रभाव का दुरुपयोग कर रही है। इन आरोपों में दम नहीं है। योगेंद्र जी, नहीं, आप तो ये जवाब दीजिए कि विधायक पहले आपने कहा कि वही अपराधियों को सजा करवा दी, आप उसको पैरोल पे छुड़ा रहे हो, उसकी पत्नी को भाजपा में शामिल करवा रहे हो। आप ही मैं दे रहा हूँ ना उत्तर उसका भी, मैं उत्तर दे रहा हूँ ना। आप ही के देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या होती है, उसको छोड़ो, मैं बता रहा हूँ ना, हत्या होती है, वो तो देश के सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन थे। क्यों नहीं फिर 15 दिन के अंदर ही उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके जो भी दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते। उस जांच के अंदर भी आपको वर्षों लग गए। कानून है, कानून की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बाद में जो भी दोषी है खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके राज्य के अंदर मैं ये नहीं कहता, आपके राज्य के अंदर भी आप ही के विधायक और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से हुई है।
उन दस्तावेजों को कोई नहीं मिटा सकता, तथ्यों को कोई नहीं मिटा सकता। अधिकारी आज यहां है तो कल दूसरी जगह जाएगा। अब आप आ जाओ, अपराध अगर मैंने किया है, गुनहगार अगर मैं हूं, तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, मेरे परिवार को किस आधार पर मिलनी चाहिए? आपकी पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर, को बढ़ाने वाली आपकी पार्टी के अंदर, अगर मेरी बात हो गया, साफ हो गया। आप कहने की नहीं रमेश जी, आप ये भी कह सकते थे कि यदि आप माननीय विधायक के चाहते थे, आप तो ये भी कह सकते थे कि आपने ही सजा कराई है। आप एक तरफ तो ये कर रहे हो, सजा कर रहे हो, अगर सजा नहीं होती तो आप कहते कि आप उसको बचा रहे हो। आपका तो आरोप लगाने का काम है। अगर वो आरोप लगाने का, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई वो अपराधी था, आपने सजा करवा दी, और उस अपराधी की पत्नी को भारतीय जनता पार्टी आप करा रहे हो कि और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी, आप एक तरफ कह रहे हो कि इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी? बचाने का काम कर रही है। ये बताओ, आप तो मेरी बात अपराध को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि एक तरफ एसीबी अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, अब यहां आप कह रहे हो कि आपकी सरकार ने विधायक को जेल भेजने का काम कर दिया। तो कहीं तो आप अब स्टैंड करो। अगर कोई कार्रवाई अगर सही होती है, जवाब दो भाई कि अपराधी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया कि नहीं कराया। आप अपराधी मानते हो नहीं मानते, बताओ पहले तो। जो कानून के दायरे के अंदर अपराधी है, सजा उसी को मिलनी चाहिए, किसी दूसरे को नहीं। चलिए, एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर के क्यों आरोप लगाए जाते हैं? जब आप लोग अपोजिशन में थे तब भी ये बात कही जाती है कि टूल की तरह एंटी करप्शन ब्यूरो को काम लिया जा रहा है। क्या वास्तव में जो सेंट्रल के अंदर हमारे फेडरल सिस्टम में सीबीआई को लेकर के और चर्चाएं हैं, क्या उसी तरह से हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं कि एंटी करप्शन ब्यूरो को एक टूल बना दिया गया है? योगेंद्र जी, मेरी बात सुनो, अगर आप ये बताओ 280 लोगों को अभी जो स्वीकृति नहीं मिली है, वो तो स्टेट का मामला है। उनको अभी तक स्वीकृति क्यों नहीं मिली? आज से पहले देश की आजादी के बाद में, राजस्थान के अंदर सरकारें बनने के बाद में पहली बार इन 3 सालों के अंदर जो गुनहगार थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आपकी सरकार के अंदर कितनी एसीबी ने प्रभावी कार्रवाई की? पटवारी तक सीमित रहते थे, सेक्रेटरी तक सीमित रहते थे, कांस्टेबलों तक सीमित रहते थे। पहली बार सरकार ने इंडिपेंडेंट रूप से एजेंसी काम कर रही है। जो गलती करेगा सजा भुगतेगा, क्या दिक्कत है इसमें? जी, आगे कार्रवाई करना। मनोज जी, आपको लगता है कि पुलिस या एंटी करप्शन ब्यूरो सरकारों का टूल बन रही है? इन्वेस्टिगेशन तो मैं ये जहां तक कह रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन का तो नाम हटा देना चाहिए। अनुसंधान नाम से कहीं भी किसी भी एजेंसी के पास कोई शब्द नहीं रहा है। इस अनुसंधान को 2 तरीके से मैनेज किया जाता है। एक तो क्रिमिनल, नीचे के स्तर पर तो क्रिमिनल तय करता है कि इसमें कौन सी धारा जोड़ी जाएगी, किसका नाम रखा जाएगा, किस किस को मुलजिम रखा जाएगा। उसका तो पैसा और राशि तय होती है वहां के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और प्लस एसएचओ से। और बड़े लेवल की जहां तक स्थिति आती है, वहां सरकार जो मैनेज करती है उस अनुसार से अनुसंधान होता है। अनुसंधान के नाम से अगर आईपीसी में, सीआरपीसी में कोई शब्द है तो मैं कहता हूं वर्तमान में हटा दिया जाना चाहिए। क्योंकि मैं धरातल की बात कर रहा हूं, एक एसएचओ जो चाहे, जिस मर्जी से चाहे इन्वेस्टिगेशन करता है, वो पैसे देने वाले के अनुसार करता है। जो पैसा नहीं देता, जिसके पास पैसा नहीं है, पीड़ित आदमी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता थाने में कि अपराधी पीड़ित व्यक्ति है। लेकिन ये बड़ा चिंता का विषय है। ये तो आप लोगों के विधानसभा का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था पे एक दिन की चर्चा की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को राइट भी है और उसके अलावा संविधान ने और विधानसभा की जो परंपरा है उसने एक अधिकार और दिया हुआ है, विशेष अधिकार आप लोगों को चर्चा के लिए। एक बात और कह देना चाहता हूं, यहां सदन के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन गंभीर विषय है कि इस सदन में बोलने का, अपनी बात रखने का भी औचित्य नहीं है। किसी भी मंत्री और सरकार को चिंता नहीं है कि कोई सदस्य ने कोई आरोप लगाया, कोई बात रखी है, उसका शाम को अध्ययन किया जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाए कि उन तथ्यों पे, किस किस तथ्य पे किस विभाग में एक व्यक्ति बोला है, और उसकी हमें धरातल पर जाकर पड़ताल करनी चाहिए। और जो दोषी है उनको आश्वस्त करना चाहिए सदस्य को कि हमने आपके वक्तव्य पर यह कार्रवाई की और ये सच्चाई थी इसमें। ऐसा कुछ है ही नहीं, बोलने मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत। रमेश जी, आप लोग प्रोसीडिंग में पढ़ते भी होंगे, आपकी बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी है, राजस्थान विधानसभा की लाइब्रेरी जानी जाती है अच्छे से। भैरव सिंह शेखावत साहब मुख्यमंत्री थे, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। राजेंद्र राठौड़ उस वक्त मंत्री बने ही थे, और सामने से किसी ने एक आरोप लगाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसने आरोप लगाया था। उस आरोप पे राजेंद्र जी बीच में बोले थे और भैरव सिंह जी ने घूम के देखा था। मंत्री शायद जगमाल सिंह यादव जवाब दे रहे थे उस वक्त, घूम के वो पीछे की तरफ देखे थे और उन्होंने बैठने का इशारा किया था। बाकायदा उसकी जांच करवाई गई और उस मामले को यूं नहीं रफा दफा किया गया। हमारे यहां तो कुछ सालों से परंपरा सी बन गई है कि अगर मंत्री घिरता दिखता है, मंत्री के पास में सीधा जवाब है, अधिकारियों क्यों बचा रहे, मंत्री नहीं फंस रहा। अगर गलती किसी ने की है तो ब्यूरोक्रेसी ने की है, एक रक्षा कवच के रूप में क्यों खड़े हो जाते हैं। पिछली सरकार के वक्त भी है तो हंगामे के बेट चढ़ जाते थे। अगर मंत्री पे मंत्री अगर कहीं उलझता दिखता था तो एक हंगामा होता था। मेरा मानना है कि वास्तव में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अगर हाउस के अंदर से नहीं हो पाएगी तो फिर कब होगी? रमेश जी, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि इस राजस्थान में
जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं एक दूसरे को टांग खिंचाई में निकल जाता है, और यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स है वो बड़े मजे में भ्रष्टाचार करता है, और भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस पार्टी के आपस में लड़ाते रहते हैं, और जब बात आती है कहीं न कहीं तो ये मजे लेते रहते हैं। बाकी की जो विकास की बातें इन्हीं के माध्यम से, अगर इनके इस तंत्र को सरकार ठीक करे, सरकार की मंशा, जो सरकार की मंशा का मतलब है जो चीफ, जो मैन बैठा रहता है, जिसको कह सकते हैं मुख्यमंत्री लेके चले कि भाई मुझे तो इस क्षेत्र में और इस पूरे प्रदेश में विकास कराना है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है और सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से नीचे तक भी सुधार हो सकता है। लेकिन बस एक ही मुद्दा रहता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्योंकि राजस्थान में अभी 2 ही पार्टियां हैं, हमारे मनोज भाई बैठे हैं बीएसपी से, लेकिन ये 2 पार्टियां कभी आप कभी हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और विधानसभा में चर्चा होती है और चर्चा समाप्त हो जाती है, उसके बाद वही जो पुराना सिस्टम है वही चलता है। रामलाल जी, बड़ा गंभीर विषय है ये कि केवल आप लोग हंगामा करके, और अगर कोई मंत्री जवाब दे रहा है, जवाब में अगर वास्तव में अगर कोई सदस्य आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच तो की जानी चाहिए कि सच्चाई कितनी है इसके अंदर। ये हालात हर विधायक के साथ में हो सकते हैं, और या सत्ता पक्ष की स्थिति यह होने लग गई है कि आप बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे, या आप लोगों की, मुझे समझ में नहीं आता है, विधायक दल की बैठकों में यह बताया जाता है कि प्रतिपक्ष के हमलों से बचने के लिए सदस्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। प्रतिपक्ष के सदस्यों को युद्ध थोड़ी हो रहा है, वो जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं। ये मुझे लगता नहीं, आपकी बात नहीं है। पिछली बार भी रघु शर्मा साहब चीफ व्हिप थे तो व्हिप जारी की जाती थी कि सदस्य सारे रहे, कि मंत्री जवाब देता था उस वक्त रहे। भाई क्यों? मंत्री कौन सा गिर रहा है ऐसा? अगर मंत्री ने, अगर कहीं कोई, अगर उसकी टीम लीडर होता है मंत्री भी उस विभाग का, अगर किसी ने गुनाह किया है तो वो सजा का भागी होना चाहिए। एक सदस्य पे यकीन करना चाहिए, उसे संरक्षण अगर विधानसभा में नहीं मिलेगा तो बहुत ही मुश्किल होगा। देखिए योगेंद्र जी, जो पहले मैंने एक बात कही है कि हम सदन के अंदर पहुंचते हैं जनता के मत के द्वारा, जनता के मत की अभिव्यक्ति के द्वारा। यदि उनकी उम्मीदों के ऊपर हम खरा नहीं उतरेंगे तो एक तरीके से हम उनके पाप के भागी बनेंगे, उनके दोषी बनेंगे। हम सरकार के अंग है, सरकार बेहतरीन योजनाएं बना रही, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। दूसरी बात, सदन के अंदर जब भी कोई बात आती है, आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी माननीय सदस्य जब बोलता है तो उसकी रिप्लाई देना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन हमारे माननीय गुलाब सिंह जी कटारिया कई बार स्वतः खड़े होकर कहते हैं कि यह आपने जो बात कही है मैं इसकी निश्चित रूप से जांच कराऊंगा, और जांच कराने के बाद में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। कई माननीय मंत्री भी सब प्रेरणा से भी खड़े होके, और जब रिप्लाई देने की जरूरी नहीं होता उसके बावजूद भी जवाब देते हैं। अभी कभी आज भी देखा होगा आपने सदन में, इस सदन के ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन से व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के ऊपर रिप्लाई जरूरी नहीं है, सिर्फ एक सदन का ध्यान आकर्षण का मामला था, लेकिन उसके ऊपर भी सरकार के मंत्रियों ने जवाब दिया। और जवाब इसलिए दिया कि कम से कम माननीय सदस्य ने जो बात कही है उस बात की गंभीरता को देखते हुए मैं तो ये चाहूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य अगर किसी भी बात के ऊपर, सदन के पटल के ऊपर कोई बात कहता है तो उसको गंभीरता से लेकर और उसके खिलाफ जो भी है वास्तविकता सामने आनी चाहिए। देखिए, मेरा सवाल इस वजह से है, मैं आप सभी लोगों को आगाह भी करना चाहूंगा कि पिछले ही बजट सत्र के दौरान स्थितियां ये थी कि विधानसभा अध्यक्ष 295 की प्रोसीडिंग स्थगन और पर्ची की जो बातें कर रहे थे, उसी दौरान आपका ब्यूरोक्रेट्स, जैसे एक लॉबी होती है उसमें बैठते हैं, उठ करके ऐसे भागना शुरू हो जाते हैं। आप ही लोगों ने, प्रतिपक्ष से किसी ने आवाज भी उठाई कि कम से कम ये स्थिति तो सुधारिए। उसके बाद में एक नसीहत दी गई और कहा भी गया, ये एक गंभीरता का परिचय है। आप लोग कितने गंभीर है वहां पे? सवाल ये नहीं है कि कौन किसकी सरकार है, किस सदस्य को बोलने का मौका मिला नहीं मिला, स्थिति क्या है। सवाल यह है कि वास्तव में अगर कोई आरोप अगर कोई लगा रहा है सदस्य, अभी ऐसा क्या हो गया, आप लोग बहुत अच्छे से देखते हैं, स्टूडेंट लाइफ होगी आप लोगों की। रमेश जी, आप मेरे साथ के होंगे मुझे लगता है, बहुत अच्छे से ध्यान है कि संडे का दिन जब होता था कई बार पूछा जाता था कि आज कलेक्ट्रेट में क्यों है, कि विधानसभा चल रही है, कलेक्टर साहब भी वहां बैठे हुए संडे के दिन। हालात ये हो गए, क्या हाल स्थितियां हैं, अधिकारी नहीं होते हैं। और यही गंभीरता हाउस के संचालनकर्ताओं की हो गई कि मंत्री बैठा है नहीं बैठा है, कोई सदस्य वहां पे क्वेश्चन लगा करके गायब हो रहे हैं।